हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। वो टॉपिक ये है कि यदि आप दहेज लेते हैं तो क्या आपकी कॉलेज की डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। इसी टॉपिक पर चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। वीडियो मैं अपना स्टार्ट करूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से है। इस पर कोई भी न्यूज़ होती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालता हूँ। और एक न्यूज़ और है आप लोगों के लिए कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी जो है उसका मैं एक पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो है कोर्ट फीस एक्ट। यह आपका 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 18 जून से ये क्लास आपकी स्टार्ट होगी, तो जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की कि दहेज अगर ले रहे हैं तो क्या आपकी कॉलेज की डिग्री कैंसिल हो जाएगी। अब आप समझिए, जो दहेज शब्द है, ये जो दहेज लिखा गया है ना, ये दहेज, ये अपने आप में एक भयंकर शब्द है। दहेज दहेज आज के जमाने में एक आम बात हो गई है। जैसे आदमी आता है, शादी विवाह हुआ, उसका तुरंत पूछेगा भैया कितना दहेज मिला, क्या मिला। अगर मान लीजिए उसकी खुद की बाइक है या खुद की कार है जिसने नहीं देखा है और शादी हो गई, उसके बाद वो निकल रहा है वो कार या बाइक लेके, तो दूसरा बंदा यही कहेगा कि भैया क्या यही मिला है दहेज में, यही बाइक मिली है, यही कार मिला है। क्योंकि ये एक मेंटलिटी है लोगों में बन चुकी है। आप कभी भी देखेंगे कि एक व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है एक सिंपल कपड़े में रहता है, पैंट शर्ट ऐसे ही पहने रहता है, लेकिन दूसरे दिन आप देखेंगे जैसे ही उसका विवाह होता है वैसे ही आप देखेंगे यहाँ ब्रेसलेट सोने का, ये हाथों में उंगलियों में आपके अंगूठी चमचमाती हुई और ये सीकड़ बंधा हुआ उसके गले में। ये सब क्या है? ये सब भैया दहेज में मिला हुआ सामान है जिसको उसने धारण किया हुआ है। ठीक है, जिसको ना भी पता चले वही पता उसको चल जाता है कि भैया ये लड़की पक्ष के द्वारा दिया गया है इनको, तभी आज पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होती है यहां पर। तो इसीलिए कई वर्षों पहले आपका केरल के द्वारा यह कह दिया गया था कि कोई भी स्टूडेंट यदि ग्रेजुएशन पास होगा और उसे सर्टिफिकेट अपनी लेनी होगी या आपके डिग्री लेनी होगी तो उसे पहले एक जगह आपका साइन करना होगा, एक डीड आप समझ लीजिए कि वहां पर साइन करना होगा कि मैं भविष्य में कभी भी दहेज न तो दूंगा न तो लूंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ये जो सर्टिफिकेट मुझे दिया जा रहा है या डिग्री जो दी जा रही है वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, मुझसे ले ली जाएगी। ऐसा किया गया था केरल के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले केरल जो स्टेट है वहां के द्वारा ये चीजें शुरुआत की गई थी। आपको पता है कि साक्षरता दर में हमारे यहां कौन सबसे आगे है? केरल आगे है। तो यहां सबसे पहले ये चीजें स्टार्ट की गई थी। तो केरल को देखते हुए यहां पर तेलंगाना ने भी इस चीज को फॉलो करने की ठान ली कि हाँ भाई ये चीज़ें तो अच्छी है, इसको मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूंगा। तो यहाँ भी इन्होंने यह कह दिया कि जब मैं एडमिशन लूँगा किसी भी स्टूडेंट का जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा और यह उसमें मेंशन होगा कि भैया आप आगे भविष्य में जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपको जब ये डिग्री दी जाएगी तो आपसे एक प्रोफार्मा एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें यह लिखवाया जाएगा कि आप भविष्य में यदि दहेज लेते, देते या मांगते पाए गए तो आपकी डिग्री को निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी आपके तेलंगाना स्टेट के द्वारा ये चीजें कही गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ वर्षों पहले केरल के द्वारा स्टार्ट किया गया, उसके बाद इसी चीज को फॉलो किसने किया? तेलंगाना ने किया है। ठीक है, आप देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दहेज के संबंध में पढ़ रहे हैं। हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं तो हमें दहेज के संबंध में विधिक प्रावधानों या विधिक पहलुओं को भी टच करना होता है।
कि हमें पता तो चले कि भाई दहेज के संबंध में विधिक प्रावधान भी कहाँ कहाँ किए गए। कभी आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो आप उस चीज को अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो दहेज के संबंध में देखिए ये कहा गया है कि क्या दहेज जो है, कोई भी लड़की का पिता क्या हंसी खुशी दहेज दे देता है? क्या उसके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो ऐसे ही दे दे लड़के वाले पक्ष को? तो ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा ये कहा गया है भाई जो अमीर हैं उनकी बात आप छोड़ दिए, जो मीडियम तबके के हैं या जो निचले कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो एक एक पैसा जुटाते हैं तब जाके वो दहेज में वो चीजें दे पाते हैं लड़के पक्ष को। तो आप ये समझिए कि वो जो लड़की पक्ष वाला है वो दहेज क्यों दे रहा है, जो पिता है, लड़की का पिता है, वो कैसे दहेज दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो इसलिए दहेज दे रहा है कि इस डर से दे रहा है, इस भय से दे रहा है कि कल को यदि लड़की दूसरे के घर जा रही है तो सिर्फ इस नाते कि वो दहेज नहीं लाई है वो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा सकता है। इस डर के कारण वो पिता क्या करता है, दहेज देता है। क्योंकि जो समाज है ना वो उस चीज को करने के लिए बेबस कर देता है। वो पिता जो है वो भी बेबस है, उधार लेके चाहे जो भी मतलब जो भी उसके साथ वो बन पड़ता है वो काम करता है और दहेज की पूर्ति करता है। चाहे लड़के की तरफ से मांगा गया है कि भैया हमें फलाना ये चीज चाहिए, तो लड़की का पिता किसी भी तरह वो दहेज की मांग उनकी पूरी करता है। तो क्यों कर रहा है? ये डर है, ये भय है कि लड़की के साथ गलत चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए ऐसा काम किया जाता है। और आप समाज में देख भी रहे हैं कि अधिकतर जो मृत्यु हो रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, अधिकतर जो ग्राफ हमारा बढ़ रहा है वो दहेज की मृत्यु को लेकर ग्राफ हमारा जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि दहेज मृत्यु के मामले में कौन सा स्टेट आगे है तो आप क्या कहेंगे? देखिए दहेज मृत्यु के मामले में कौन सा स्टेट आगे है? आप नाम लेंगे असम का, ये सबसे आगे चल रहा है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है तेलंगाना है। उसके बाद कौन है? और उसके बाद है आपका दिल्ली आता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका असम है, सेकंड पे तेलंगाना है एंड थर्ड पे कौन है? दिल्ली आता है। अब जो केरल है ना ये लगभग फोर्थ या फिफ्थ पे आके ये आता है दहेज मृत्यु के संबंध में। तो ऐसे कुरीतियों को रोकने के लिए हमारे यहाँ कुछ विधिक प्रावधान किए गए हैं। विधिक प्रावधान करके कुछ दंड का प्रावधान भी वहां किया गया है कि इन कुरीतियों को देखिए खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है। ठीक है, कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है, उनको दंड देके या दंड दिलवा के वहां लगाम लगाई जा सकती है। तो क्या है विधिक प्रावधान, उनको हम लोग देखते हैं। तो विधिक प्रावधान में सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो दहेज की बात चल रही है तो क्या दहेज को कहीं परिभाषित भी किया गया है कि दहेज आखिर है क्या? हम कैसे जानेंगे कि कोई चीज दहेज है? तो उसी को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में सेक्शन 2 में दहेज को परिभाषित किया गया और कहा गया कि जब कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति किसी एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के पश्चात दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने शब्द यूज किया कि कोई एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर अधिकतर ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि दहेज, ये सोचते हैं कि सिर्फ मांगने का अधिकार लड़के पक्ष को है। नहीं, यहां पर लड़की भी दहेज मांग सकती है क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो लड़कियों का ही है। अब आने वाले समय में लड़कियां डिमांड करेंगी लड़कों से क्योंकि नौकरी ज्यादा रह नहीं गई, हाँ जॉब इतनी है नहीं, तो अब क्या होगा कि लड़के भी बेरोजगार हो जा रहे हैं, संख्याएं उनकी बढ़ती जा रही हैं बेरोजगारियों की, और लड़कियों को कुछ राहत मिलती है। मान लीजिए कि आप लड़की कोई है पीसीएसजे में सेलेक्ट हो गई, ठीक है, जज बन गई, लड़का क्या है कि कुछ नहीं कर रहा है,
तब वहां पर मान लीजिए लड़की ने डिमांड कर दिया, तो अब वहां पे क्या है कि लड़के पक्ष वाले चले दहेज दें वहां पर। तो यह भी चीजें आने वाले वक्त में होंगी, आप देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि कोई भी पक्ष का, चाहे लड़की वाला चाहे लड़का वाला, यदि दहेज मांग रहा है तो ये एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, न केवल लड़के वाला बल्कि लड़की वाला भी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही बात सेक्शन 2 में बताई गई है, किसके? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के, जिसे हम कहते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हम कहते हैं। इसको हमने पढ़ा रखा है, यदि क्लास ज्वाइन करनी होगी आप कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई बात दहेज की। अब देखिए सेक्शन 3 और 4 में यह बता रखा है कि यदि आप दहेज देंगे या लेंगे या मांगेंगे तो वहां पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसका क्या मतलब है? दहेज देना या लेना, मैं दहेज दे रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप लड़की पक्ष वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं? दहेज ले रहे हैं। तो दहेज देना, दहेज लेना, वो क्या है? दंडित किया जाएगा आपको। कहां? सेक्शन 3 के अंतर्गत। अब आगे समझिए, दहेज मांगना, आपने मुंह खोल के मांग दिया कि भैया हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है? ये आप मांग रहे हैं। तो यदि आप मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो सेक्शन 4 के अंतर्गत आप दंडित किए जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि दहेज देना या लेना क्या होता है और दहेज मांगना क्या होता है। तो ये हुई बात डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की 1961। अब हम बात करते हैं आईपीसी की। देखिए इसमें यह कहा गया है, आईपीसी में हमें 2 सेक्शन मिलते हैं, 304 बी कैपिटल और सेक्शन 498 कैपिटल ए, ठीक है। तो 304 बी में कहा गया है दहेज मृत्यु का प्रावधान किया गया है कि कोई भी महिला जो है या स्त्री है जिसका विवाह हो गया है, विवाह के 7 वर्ष के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अप्राकृतिक रूप से अननेचुरल उसकी डेथ हो जाती है, तब यहां पर क्या होगा? उसको और यह दिखाया जाता है उसके साथ क्रूरता की गई थी। किस चीज की क्रूरता? उस दहेज के लिए। तो उसके पति, चाहे वो क्रूरता पति या पति के नातेदार द्वारा की गई थी, तो उसे दंडित किया जाएगा। कहां? सेक्शन 304 बी के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। कितना दंड है? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक उसे दंड दिया जा सकता है। क्लियर? सेकेंड, सेक्शन 498 कैपिटल ए ये बात करता है क्रूरता की, कि यदि उस स्त्री के साथ यदि किसी प्रकार का क्रूरता किया गया, चाहे पति के द्वारा या पति के नातेदार द्वारा, तो उसे आईपीसी के सेक्शन 498 कैपिटल ए के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। कितना? 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सेक्शन है 304 बी और ये जो सेक्शन है आपका, ये दोनों कब जोड़े गए, ठीक है, ये मुझे बताइएगा किस सन में ये दोनों जोड़े गए हैं। आपके प्री का क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ आप कहीं नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो 498A है ये किस चैप्टर में है, ये मुझे बताइएगा। ये जो मैं पूछ रहा हूं ये आपके प्री का क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान से समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप मुझे बताएंगे कब जोड़ा गया है, साथ में ये जो 498A है ये किस चैप्टर में प्रावधान किया गया है, ये बताइएगा मुझे, ठीक है। आईपीसी मैंने पढ़ा रखा है, इसकी क्लास अगर चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब एविडेंस की बात करते हैं। देखिए एविडेंस में हमें 2 सेक्शन पढ़ने होते हैं, सेक्शन 113 कैपिटल ए और सेक्शन 113 कैपिटल बी को पढ़ना होता है। 113 में कहा गया विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया कि यदि कोई महिला जिसे विवाह हुआ, विवाह के 7 वर्ष के अंदर उसके साथ क्या किया गया है? क्रूरता किया गया है, ठीक है। क्रूरता इतनी कर दी गई कि उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तब यहां पर न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि यह आत्महत्या जो है उसके पति या पति के नातेदार द्वारा उसको क्या किया गया था? आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। क्लियर?
अब यहां बात एक समझिएगा, हमने कहा 113A में उपधारा कर सकेगा। यहां क्या है, यहां ये प्रिजम्पशन की बात करता है। प्रिजम्पशन हम कहां पढ़ते हैं, प्रिजम्पशन हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 में पढ़ते हैं, एविडेंस। ठीक है, सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन पढ़ते हैं। यहां हम क्या क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 4 में हमें मे प्रिज्यूम मिलता है, शैल प्रिज्यूम मिलता है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ मिलता है। ठीक है, ये तीन आपके मिलते हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चय सबूत, ये तीन चीजों की बातें की गई हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 113 में कौन सा प्रिज्यूम है, यहां आपका मे प्रिज्यूम है, ये ध्यान रखिएगा। उपधारणा कर सकेगा, और जब कभी भी न्यायालय उपधारणा कर सकेगा लिखा होता है तो यहां पर न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। ठीक है, कि चाहे वह उस पर उपधारणा करे अथवा न करे। क्लियर, ये हुई बात 113A की। अब 113B हम देखते हैं। 113B में कहा गया दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। यहां पे कहा गया कि यदि किसी महिला के साथ जिसका विवाह हुआ और 7 वर्ष के अंतर्गत उसे क्रूरता की गई, और यह क्रूरता किस चीज की है, दहेज की मांग के लिए की गई है, तो ऐसी न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह मृत्यु जो है वो दहेज मृत्यु है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जब न्यायालय उपधारणा करेगा तो यहां पर इसका विवेकाधिकार समाप्त हो जाता है। वहां विवेकाधिकार नहीं होता जहां पर न्यायालय को उपधारणा करना होता है, अर्थात उपधारणा करेगा जब शब्द लिखा होगा तो वहां विवेकाधिकार नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका मे प्रिज्यूम है, जबकि ये क्या बताता है, ये आपका शैल प्रिज्यूम बताता है। और ये दोनों कहां बताए गए, सेक्शन 4 आपके एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं। ठीक है, क्लियर, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको एक और होमवर्क है आपका, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 113A और 113B ये दोनों चीजें आपकी कब जोड़ी गई हैं, ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। तो इस तरह देखिए, विधिक प्रावधानों में हमने क्या क्या देखा, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के विषय में हमने देखा, कहाँ है दहेज से संबंधित प्रावधान, आईपीसी में हमने देखा, एविडेंस में हमने देखा। इसके साथ साथ अभी और भी है, सीआरपीसी में भी है, और अन्य जगह भी हमें अगर लिखना होगा तो अन्य जगह भी प्रावधान है। चूंकि हम इस मैटर पे बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीजें हमने आपको इसके विषय में बताई हैं। ठीक है, हमने जब डॉरी एक्ट पढ़ाया था तो वहां हमने विस्तार से बता रखा है। तो अगर उसकी क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या एविडेंस की करनी होगी तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें कि आखिर रिजल्ट क्या निकल के आया, कि देखिए हमारा टॉपिक क्या था, दहेज अगर लेते हैं तो कॉलेज डिग्री होगी कैंसिल। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये केरला में स्टार्ट किया गया, कुछ वर्ष पहले आपका स्टार्ट किया गया था। तो अब आपकी क्या राय होगी, क्या इसे हर स्टेट में लागू किया जाना चाहिए, क्या इसे कंपलसरी किया जाना चाहिए? आप अपनी राय जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये हर स्टेट में लागू किया जाना चाहिए या नहीं लागू किया जाना चाहिए, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहां तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहां लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, दिक्कत इस बात की है। सब्सक्राइब कर देंगे तो ऐसी मैं अधिकतर आपका जो कंटेंट है वो मैं ले आता रहता हूं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑन करेंगे, तभी आपको वो ये चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।